नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। सशस्त्र सीमा बल और व्यापक नियंत्रण ब्यूरो की एक संयुक्त टीम ने सनौली भारत नेपाल सीमा पर मणिपुर की एक महिला को 2.5 किलोग्राम प्रतिबंधित मैथाक्वालोन के साथ गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बॉर्डर के पास संयुक्त जांच अभियान के दौरान उसके ट्रॉली बैग में बने एक खास गुप्त खाने से बरामद इस प्रतिबंधित पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1,25,00,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी महिला की पहचान मणिपुर के पचई गांव की रहने वाली टी सांग मर्गिंग 30 वर्षीय के तौर पर हुई है, जो नेपाल से भारत में प्रवेश कर रही थी। एसएसपी की सहायक सेनानायक प्रिया यादव ने कहा कि सीमा पार ड्रग तस्करी नेटवर्क का पता लगाने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे में तेजी लाने के लिए राष्ट्र परिषद ने एक 3 सदस्यीय विशेष पीठ का गठन किया है, जो आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, न्यूजर, निष्क्रांत संपत्ति और शत्रु संपत्ति यदि कोई हो तो संबंधित सभी वादों की सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जानकारी दी और कहा कि नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकारी और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, भूमि विवादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय न्याय प्रणाली को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष बल देते रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है और इसका उद्देश्य इन संवेदनशील मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता, न्याय, गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जिसके तहत लखनऊ एवं प्रयागराज स्थित राष्ट्रीय परिषद न्यायालयों में इस श्रेणी के सभी लंबित और नए वाद अब विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। सामूहिक निर्णय प्रणाली अपनाए जाने से न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। राम मंदिर जड़ावा चोरी मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और न्यासिकों के इस्तीफों पर चर्चा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य सोमवार को यहां मनी रामदास छावनी में बैठक करेंगे। बैठक के एजेंडे के अनुसार बैठक अपराह 3 बजे निर्धारित है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के कामकाज के प्रबंधन के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है। यह बैठक आरोपों की 2 समांतर जांच के बीच होने वाली है और इनमें से एक जांच विशेष दल एसआईटी कर रहा है, जिसका कार्यकाल जुलाई के अंत तक बढ़ा दिया गया है, जबकि दूसरी जांच पुलिस कर रही है। एसआईटी और पुलिस ट्रस्ट के तीनों वरिष्ठ अधिकारियों के बयान दर्ज कर चुकी है। हालांकि तीनों पदाधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में नामजद 8 लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस सूत्रों के अनुसार चढ़ावा चोरी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सबूत अयोध्या स्थित शुक्ला के घर से बरामद किए गए हैं। यूपी में 47 लाख उपभोक्ताओं का भार बढ़ाने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन की ओर से बिना सूचना दिए लगभग 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार बढ़ा देने से करीब 25% गरीब उपभोक्ता सब्सिडी योजना से बाहर हो गए हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस पर आपत्ति जताई है। पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बढ़ाए गए भार वाले उपभोक्ताओं में करीब 50% स्मार्ट मीटर धारक हैं। इनमें से करीब 25% ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्हें रियायती दरों पर बिजली मिलती थी, लेकिन भार बढ़ा देने से इन गरीब उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी स्वतः समाप्त हो गई है। ऐसे में ग्रामीण हल्के के गरीबी रेखा के नीचे वाले उपभोक्ताओं पर प्रतिमाह औसतन 165 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और वहीं गैर शहरी गरीब उपभोक्ताओं को प्रतिमाह लगभग 435 रुपए अधिक चुकाने होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 शनिवार को सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित निगरानी प्रणाली की मदद से 3 दिनों में कुल 44 फर्जी परीक्षार्थियों को दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। सभी आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आयोग के अनुसार 2 जुलाई को 14, 3 जुलाई को 11 और 4 जुलाई को 19 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। इसके अलावा 3 जुलाई को एक अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन के जरिए नकल करने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। यूपीटीटी 2026 में कुल 19,94,661 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 17,70,714 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में आयोग की ओर से सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एलएनगंज मुख्यालय में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से परीक्षा की लाइव निगरानी की गई। उन्नाव जिले में पत्नी से अलग होने के लिए पिता और मां को जिम्मेदार मान रहे बेटे ने भाजपा कार्यकर्ता पिता की गर्दन और जबड़े पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। घटना के समय पिता गांव से 600 मीटर दूर खुद के बनवाए शनि मंदिर में पूजा कर रहे थे। रात करीब 8 बजे हुई इस घटना के समय
पास में ही मौजूद गांव के एक युवक ने बचाने का प्रयास भी किया, हालांकि वो सफल नहीं हो सका। भागकर उसने गांव में लोगों को सूचना दी। ग्रामीणों के अनुसार हत्यारोपी बुजुर्ग मां की भी हत्या करने के इरादे से घर पहुंचा, लेकिन वह घटनास्थल पर जा चुकी थी और इसके बाद वह खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर औरास थाने पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पार्टी कार्यकर्ता की मौत की सूचना पर भाजपा विधायक भी मौके पर पहुंचे और औरास थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत उटड़ा ढकोली के मजरा चरमासन खेड़ निवासी प्रमोद रावत उर्फ रेवती 58 वर्षीय भाजपा के सफीपुर विधानसभा क्षेत्र के हैदराबाद मंडल के अध्यक्ष थे। सहारनपुर में ब्लू एडार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के क्षेत्र प्रबंधक ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर देकर कंपनी के एक डिलीवरी स्टाफ पर 7 एप्पल आईफोन के स्थान पर डमी फोन रखकर 10,44,300 रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कंपनी के प्रबंधक ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कंपनी का आरोप है कि डिलीवरी स्टाफ ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर पार्सलों से आईफोन निकालकर उनकी जगह डमी फोन रख दिए और दोबारा पैक कर कार्यालय में जमा करा दिए। तहरीर में बताया गया कि 7 आईफोन की कुल कीमत 10,44,300 रुपए है और कंपनी ने चोरी हुए सभी मोबाइल फोन के एयरवे बिल नंबर, IMEI नंबर और सीरियल नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। क्षेत्र प्रबंधक अतुल शुक्ला ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और कंपनी को न्याय दिलाने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस प्रकरण में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि साइबर थाने पे जो मुकदमा लिखा गया है इसका एमओ कुछ इस प्रकार से है। जो अभियुक्त थे वो एक कोरियर कंपनी के लड़के के साथ जो है मिले हुए थे। अभियुक्त जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट से जो है फ़ोन ऑर्डर करते थे, जैसे आईफोन नॉर्मली वो लोग ऑर्डर करते थे। और ऑर्डर करने के बाद जब वो सामान वेयर हाउस में पहुँचता था, जो डिलीवरी बॉय के साथ वो सबसे पहले ही मिला हुआ था, वो उस फ़ोन को ऑफिशियली डिलीवर होने से पहले ही अपने पास ले लेते थे। उससे असली फ़ोन निकालकर उसमें लगभग सेम वजन का डमी फ़ोन डाल देते थे और उसके बाद उसको सील करके वापस वेयर हाउस वो लड़का ले जाता था। उसके बाद वो लोग ऑनलाइन जो है उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते थे और जब ऑनलाइन ऑर्डर को कैंसिल कर देते थे, वो जो डमी फ़ोन था वो फैक्ट्री के ओरिजिनल वेयर हाउस में चला जाता था और उनको पैसे जो है रिफंड हो जाते थे। तो इस तरह से उनको फ़ोन भी वो मिल जाता था और पैसे रिफंड हो जाते थे। और कंपनी की कुछ पॉलिसीज ऐसी थी कि वो जब फ़ोन रिटर्न किया जाता है उसको उसी समय खोल के नहीं देखा जाता है, उसको उनका जो ओरिजिनल कोई जो बड़ा वेयर हाउस है वहीं पे देखा जाता है, जहाँ हज़ारों की तादाद में रिटर्न आते होंगे, जिस कारण जो है इस फ्रॉड का उनके लिए पता लगाना मुश्किल हो पाता है। तो ये इस तरह के एमओ के साथ ये काम करते थे। उसमें ये जो डिलीवरी वाला जो बॉय था, इसको ऑलरेडी जो है पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसमें जो अन्य आरोपी थे उनको भी शीघ्र ही पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाएगा। देखिए, ये जो डिलीवरी बॉय जो अभी तक मिला है, इसमें तो पूछताछ में यही बताया है कि जी मैंने पहली बार ये जो है ये काम किया है, लालच में काम किया है, मुझे पर फ़ोन कमीशन मिलता था। लेकिन इन सब चीज़ों की जांच हो रही है कि इसका कितना रोल है और जो बाकी लोग हैं उनका कितना रोल है, कब से ये मामला चल रहा है, दिस ऑल इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और जैसे कोई प्रोग्रेस होगी हम आपको बताएंगे। टोटल कितने लोग शामिल हैं? देखिए, अभी जो है इसमें कुल संख्या कितने लोगों की है वो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते थे वो भी अकेले थे या उनके साथ कोई और था या पूरा गैंग था, ये चीज़ें मिल पाना ये अभी इस चीज़ पे जांच चल रही है। समाजवादी पार्टी को नकुड़ विधानसभा से बड़ा बल मिला है। नकुड़ में 55,000 वोट पाने वाले युवा नेता साहिल खान के साथ सैकड़ों समर्थकों ने सपा की सदस्यता ली है। 2 दिन पहले ही लखनऊ में अखिलेश यादव के समक्ष साहिल खान ने सपा में दोबारा वापसी की थी और शनिवार को साहिल खान के सहारनपुर स्थित आवास पर उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी। इस मौके पर सपा नेता साहिल खान ने कहा कि मैं अपने पुराने घर में वापसी कर रहा हूं। साहिल खान के साथ बड़ी संख्या में युवा, किसान और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सपा में शामिल हो गए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।